हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित कुमार गर्ग डिप्टी कलेक्टर जांजगीर चांपा पर स्वागत करता हूं। बेस्ट प्रैक्टिसेस जिला प्रशासन जांजगीर चांपा का आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम दो बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन करेंगे। इसमें पहली बेस्ट प्रैक्टिसेस है रेशम का उत्पादन। जिला जांजगीर चांपा हम जानते हैं यह कोसा नगरी के रूप में भी फेमस है। रेशम का उत्पादन है दो प्रकार से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पहला होता है नॉर्मल सिल्क वर्म और सेकंड जो होता है तसर सिल्क कहा जाता है। तो जिला जांजगीर चांपा में जिस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है उसे हम तसर सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। सबसे पहले हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म यानी कि एक रेशम के कीड़े का किस प्रकार से जीवन चक्र होता है उसका अध्ययन करेंगे। शुरुआत हम एक से करेंगे। एक्स यानी कि जो अंडे होते हैं वो जैसे ही ग्रोथ करते हैं उसको कैटरपिलर कहा जाता है। लार्वा से कैटरपिलर का निर्माण होता है। इस कैटरपिलर के चारों ओर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे कोकून कहा जाता है। और इस कोकून फॉर्मेशन के बाद ही रेशम के उत्पादन की जो वास्तविक प्रक्रिया है प्रारंभ होती है, क्योंकि रेशम का उत्पादन कोकून से ही संभव होता है। यह कोकून ही आगे जाकर प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा एडल्ट में, और यह एडल्ट मोथ पुनः एक का उत्पादन करता है जिससे इस सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र पूर्ण होता है। नेक्स्ट तो हम देख सकते हैं स्लाइड में कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड एवं सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जिला जांजगीर चांपा के सिवनी नामक ग्राम में एक अनुसंधान प्रसार केंद्र भी स्थापित किया गया है। कोसा के उत्पादन में चूंकि जांजगीर चांपा अग्रणी है इसलिए इसे कोसा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य जो मेन पर्पज है वो कोसा रेशम के उत्पादन के द्वारा जो लोकल पीपल्स उनकी आमदनी में इजाफा करना है। और जो उत्पादन केंद्र है वह जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कोसा सिल्क साड़ी का उत्पादन किया जाता है उसमें बिलासपुर जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिले हैं अग्रणी हैं। तसर के रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम एंथ्रिया मिलिटा है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से अर्जुन और आसन पादप के तनों में किया जाता है। इसके लिए सिवनी चांपा में बड़े पैमाने पर अर्जुन के पादपों का वृक्षारोपण भी किया गया है। वर्तमान में लगभग 500 कारीगर या बुनकर हैं इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं किस प्रकार से लोकल पीपल्स के द्वारा रेशम के कीड़े के कोकुन के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। इस उत्पादन में जिला प्रशासन द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए जिला पंचायत के द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा और डीएमएफ फंड के द्वारा भी समय समय पर ग्रांट मंजूर किया जाता है। इसके अलावा राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है बिहान कार्यक्रम, जिसके तहत कोसा सिल्क इम्पोरियम की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा रेशम विभाग की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि कुछ रिसर्च संबंधी कार्य किए जाते हैं। तसर रेशम ब्रीड के संबंध में CTR-14 का परीक्षण किया जाता है। उसमें टेम्परेचर सहने की कितनी क्षमता है इसके लिए प्रोजेक्ट का संचालन किया जाता है। इसके अलावा सोइल टू सिल्क प्रोजेक्ट में भी जो स्थानीय कृषक हैं उनके लिए ट्रेनिंग और तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है। नई नई तकनीकें जैसे कि आप देख सकते हैं नर्सरी तैयार करने की विधि का प्रदर्शन, एकीकृत कृमि पालन विधि, बीजाकार तकनीक, केंचुआ खाद निर्माण विधि इत्यादि का प्रदर्शन किया जाता है। समय समय पर कृषक दिवस, प्रक्षेत्र दिवस, कृषक मेला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। लोकल फार्मर्स के लिए जो ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है उसमें एक कार्यक्रम है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, जो कि कृषक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 से 14 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है स्थानीय कृषकों के लिए। इसमें मानदेय का भी प्रावधान किया गया है। समय समय पर कृषकों को अन्य राज्यों में भ्रमण कराया जाता है जहां पर रेशम का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी राज्य के रेशम विभाग को समय समय पर सहयोग प्रदान किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिला जांजगीर चांपा का, वह आपदा एवं प्रबंधन योजना के संदर्भ में है। इसमें ऑपरेशन राहुल रेस्क्यू मिशन, जैसा कि आप सभी परिचित होंगे, जो कि संभवतः भारतवर्ष के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला बोरवेल रेस्क्यू मिशन था। इस पूरे मिशन की अवधि लगभग 105 घंटे थी। हम बताना चाहेंगे कि जिला जांजगीर चांपा के मालखरौदा ब्लॉक के पिहरित नामक गांव का रहने वाला 11 वर्षीय बालक था राहुल, जो कि 10 जून 2022 की शाम को खेलते हुए लगभग 70 फुट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया था। परंतु जिला प्रशासन की सक्रियता एवं
परिश्रम से उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन राहुल के दौरान तत्कालीन डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ओएसडी शक्ति, इसके अलावा अन्य विभाग, उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी, पीएचई, माइनिंग, फूड, होमगार्ड इत्यादि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाहर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं इंडियन आर्मी की टीम का इस पूरे मिशन में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। ऑपरेशन मिशन राहुल के दौरान राहुल की गतिविधियों की मॉनिटरिंग एक कैमरे के द्वारा की जाती है, की गई थी, जिसका संचालन एनडीआरएफ की टीम के द्वारा किया गया था। इसके अलावा गुजरात की से भी एक टीम आई थी, जिसके द्वारा रोबोटिक आर्म टेक्निक का सहारा लिया गया था। हालांकि इसमें सफलता नहीं प्राप्त की गई। ऑपरेशन राहुल मिशन को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल, एक ऊर्ध्वाधर यानी कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल खाई का और हॉरिजॉन्टल टनल का फॉर्मेशन किया गया था। इसके लिए विशाल जेसीबी मशीनें अन्य जिलों से आयातित की गई थी। इस पूरे मिशन के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। उनके द्वारा एम्बुलेंस एवं जीवन रक्षक दवाओं एवं उपकरण समय समय पर मौजूद रहे। राहुल के बाहर आते ही ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन किया गया तथा जयला जानकी चांपा से बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में बालक को रिफर कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेशन राहुल मिशन के दौरान बालक राहुल के बाहर आने की तस्वीरें हैं। इसमें एक प्रसिद्ध सूक्ति है, जाको राखे साइया मार सके न कोई। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन राहुल बचाव अभियान से प्रशासनिक अधिकारियों को क्या सीख मिल सकती है। इसमें जो पहली सीख मिल सकती है, प्रशासनिक संवेदनशीलता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। अर्थात अधिकारियों को चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि जो निचले से निचले स्तर पर जो व्यक्ति मौजूद है समाज का, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। दूसरा है उत्तरदायित्व की भावना, यानी कि फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पूरे मिशन के दौरान जितने भी अधिकारी थे, उन सभी को कुछ न कुछ उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी और उन्होंने अपनी इन उत्तरदायित्वों का बखूबी पालन किया। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप देख सकते हैं, यदि ऑपरेशन राहुल मिशन के दौरान राहुल को बाहर निकालने में कुछ और पल लग जाते, क्योंकि जिस दिन बालक राहुल को बाहर निकाला गया था, उस दिन का मौसम भी खराब हो चला था, तो अगर निर्णय लेने में थोड़ी देर होती तो हो सकता था कि इससे उसके जीवन को किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना हो सकती थी। फोर्थ पॉइंट है धैर्यपूर्वक योजना का निर्माण। इस पूरे मिशन को पेशेंस पूर्वक एक प्लानिंग से एग्जीक्यूट किया गया। मिशन के दौरान कई बार ऐसे क्षण भी आए कि लोगों का धैर्य है समाप्त होने लगा, लोगों को ऐसा लगने लगा कि राहुल को बाहर निकालना संभव नहीं है, परंतु जिला प्रशासन ने धैर्यपूर्वक इस पूरे मिशन को एग्जीक्यूट किया और सफलतापूर्वक बालक राहुल को बाहर निकालने में सफलता हासिल की। आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी का सहयोग। इस पूरे मिशन के दौरान रोबोटिक आर्म टेक्निक, जेसीबी मशीन्स, कैमरास, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। अगर उनका सहयोग न होता तो इस पूरे मिशन को एग्जीक्यूट करने में हमें थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता था। विभागीय समन्वय का होना, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। आप देख सकते हैं कि इस पूरे मिशन के दौरान प्रशासन के अलग अलग विभाग, राजस्व विभाग, फूड डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, होमगार्ड, पुलिस डिपार्टमेंट, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सभी विभागों के द्वारा आपस में समन्वय स्थापित किया गया और इस पूरे मिशन को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया गया। इस मिशन से हमें एक और इस मिशन से हमें भविष्य के प्रति एक सचेत रहने की भी एक सीख मिलती है। हमें सीख मिलती है कि जितने भी खुले बोरवेल हैं, उन सभी को तत्काल बंद कराया जाए। कहीं ऐसा न हो कि अब इस मिशन के दौरान तो राहुल को बचाने में सफलता प्राप्त कर ली गई, और चूंकि इस पूरे मिशन के दौरान राज्य सरकार पर भी काफी खर्च वहन करना पड़ा राज्य सरकार को भी, तो ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए इस प्रशासनिक जो अमला है उसे आगे भविष्य के प्रति सचेत रहना होगा। अंत में हम इस स्लाइड्स का समापन एक गीता के प्रसिद्ध श्लोक से करना चाहेंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। वो इस प्रकार से है कि कर्मण्यवे अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस तत्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, इसके फल में नहीं। अर्थात तू कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो या कर्म न करने के प्रति
प्रति प्रेरित न हो। अर्थात कहने का मतलब यही, इस तात्पर्य यही है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद।